देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज आते हैं उन सारे के ऑर्गेनेलीज का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो एक दूसरे से क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है ना कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी बॉडी आती है, लाइजोसोम्स आते हैं। और क्या क्या नहीं आता है तो वो ध्यान रखिए, वैक्यूल्स भी आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका इसके अंदर नहीं आता है। और पैरोक्सिसोम भी नहीं आता है, पैरोक्सिसोम। अगर हम बात करें पहले ऑर्गेनेलीज की तो वो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोकैरियोट सेल में है ना अब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होगा, सारे यूकैरियोट में, केवल जर्मिनल सेल और मैच्योर आरबीसी को छोड़कर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी उससे अटैच्ड होता है और घूमकर लास्ट जो एंड है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेट, मतलब कि पूरा का पूरा स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जो ये संरचना तो इसकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जैसी होती है, परंतु इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्नी वेजाइकल ट्यूब्यूल्स वो साइटोप्लाज्म में अलग अलग डिस्टिंक्ट होते हैं, है ना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्प्रेड है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हो सकता है, लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, गोल्जी बॉडी जो होती है वो एक जगह थोड़ा फिक्स रहता है, लोकलाइज होती है। ठीक है, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ऑफनली क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेनों का तंत्र बोला जाता है इसको, सिस्टम। ठीक है, अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करोगे तो देख लीजिए ये है इंडोप्लाज्मिक, यहाँ नाभिक से शुरू होते 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 ये हो सकता है यहाँ खत्म हो जाए और हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाकर जुड़ जाए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको देखो कहीं कहीं जगह ये स्मूथ दिख रहा है ना, स्मूथ दिख रहा है, मतलब उसके अंदर ग्रेनुलर रवादार जो संरचना है, दाने जो हैं वो अनुपस्थित हैं, और वो दाने क्या हैं, वो दाने हैं राइबोसोम, यहाँ अनुपस्थित हैं, तो इसलिए इसका नाम है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये देख लीजिए, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बहुत अलग होता है, ये स्प्रेडेड होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लोकलाइज होता है, इसके सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स साइटोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हाईली नेटवर्क है, हाईली ब्रांच ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, और ये जो है इसका वन एंड कहाँ कनेक्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर, और दूसरा एंड कहाँ कनेक्ट हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये कंपोज होता है 3 टाइप के फॉर्म में, कौन कौन से, सिस्टर्नी, वेजाइकल और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी का मतलब होता है कि जो ये लेयर पैरेलल मेम्ब्रेन की लेयर होती है ना, पैरेलल मेम्ब्रेन की लेयर होती है ये, और जो वेजाइकल है वो वेजाइकल का मतलब होता है राउंडेड होती है, ये अशाखित होती है। सिस्टर्नी जो है वो अनब्रांच्ड होती है, वेजाइकल जो है वो राउंडेड होता है, और ट्यूब्यूल जो है वो ब्रांचेस स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक। ठीक है, तो ये है, अभी हम तीनों के बीच में जो है डिफरेंस वो देख लेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये देखिए, ये आपकी सिस्टर्नी है, ये वेजाइकल है, और ये आपका ट्यूबुलर है। ठीक है, अगर इन तीनों के बारे में बात किया जाए तो आपका मैंने बताई दिया, सिस्टर्नी जो है वो अनब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कि स्टैक्स पैरेलल रो, एक दूसरे से पैरेलल रो के रूप में क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। जनरली ग्रेनुलर होता है, जनरली ग्रेनुलर फाउंड ऑन एक्टिवली इंडुलेटेड प्रोटीन सिंथेसिस में, ये ग्रेनुलर होता है, इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, और ये एक्टिव पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। अगर हम वेजाइकल की बात करें तो वो राउंडेड और ओवल शेप होते हैं, और वो स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये भी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं और प्रोटीन की फॉर्मिंग सेल के ऊपर पाए जाते हैं। ट्यूबुलर की बात करें, ट्यूब्यूल की, तो ये ट्यूबुलर फॉर्म होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, इसके अंदर शाखाएं होंगी, और ये स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, मेनली फाउंड इन सेल एसोसिएटेड विथ सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड और हार्मोन्स। यानी कि ट्यूब्यूल जो स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में। तो ये 3 संरचनाएं हैं, सिस्टर्नी, वेजाइकल और ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों का देख लीजिए आप कि पैरेलल होता है, एक राउंड होता है, एक क्या होता है, ब्रांचेड होता है। अगर देखो राइबोसोम्स की उपस्थिति के अनुसार ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप का, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, रफ का मतलब है जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाया जाएगा। ठीक है, दानेदार सब्सटेंस इसके ऊपर राइबोसोम्स पाया जा रहा है,
और स्मूथ का मतलब है जिसके ऊपर राइबोसोम्स राइबोपोरिन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगर ये मेनली कंपोज्ड है तो ये सिस्टर्नी से बनता है, और ये मेनली किससे बनता है, ट्यूब्यूल से बनता है। ठीक है, स्मूथ है तो शाखाएं बहुत सारी होंगी, और ये सिस्टर्नी यानी कि पैरेलल रोज से बनता है। ये देखेंगे तो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक वो न्यूक्लियस से जस्ट न्यूक्लियस से सटा हुआ होता है ना, न्यूक्लियस से जस्ट सटा हुआ क्या है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ है वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होगा, नियर सेल मेम्ब्रेन के पास में। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, किसमें, प्रोटीन के सिंथेसिस में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है वो ग्लाइकोजन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, रिलेटेड होता है। अगर बात करोगे रफ एंडोप्लाज्मिक की तो वो अधिक स्थायी, मोर स्टेबल होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस स्थायी होता है। फिर अगर बात करोगे रफ एंडोप्लाज्मिक तो लीवर, पैंक्रियाज और गॉबलेट सेल में ज़्यादा पाया जाता है। और एनिमल सेल की जो लिपिड लाइक हैं सेल, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन्स सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, SER में। एडिपोज टिश्यू है, इंटरस्टिशियल सेल है, मसल्स ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स है। वहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ए ग्रेनुलर जो टाइप है वो ज़्यादा पाया जाता है। ग्रेनुलर और ए ग्रेनुलर क्यों बोला, क्योंकि राइबोसोम्स है मतलब दानेदार होगा, उसके ऊपर खुरदरानेस आएगा तो ग्रेनुलर है, और राइबोसोम्स नहीं है तो ए ग्रेनुलर है। तो ये भी दोनों में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिए। फिर अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो सबसे पहला ये साइटोस्केलेटन और मैकेनिकल सपोर्ट है ना, सेल का साइटोस्केलेटन और यांत्रिक सहारा देता है। इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, सेल के अंदर ही जो आदान प्रदान है उसको ये करवाता है, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है। फिर सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, तो उपापचयन की जो क्रियाएं हैं उनको भी साइटोप्लाज्म में क्या करता है, बढ़ाता है। लिपिड के सिंथेसिस में जैसे फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, उनके सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट एम्स में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जो डिटॉक्सिफिकेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हार्मफुल जो सेल के लिए खतरनाक जो पॉइजनस केमिकल हैं उनको ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई, उनको हटाता है, उनको रिमूव करता है। तो ये भी काम अपना किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन से वाले का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्या करता है, ये स्त्रावित जो पदार्थ हैं गोल्जी बॉडी के लिए, उनका ये प्रिकर्सर की तरह कार्य करता है। ये किसमें हेल्प करता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स के बनने में, प्राइमरी लाइसोसोम्स के बनने में, गोल्जी बॉडी के बनने में, माइक्रो बॉडी के बनने में ये मदद करता है। आल्सो हेल्प इन न्यूक्लियर इन्वेलप की, जब न्यूक्लियर इन्वेलप बनता है कब, टीलोफेज में, जब सेल डिवीजन खत्म होने लगता है तो टीलोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपेयर होती है, तब ये उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है कि नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो आपका देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आएगा आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, है ना। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद है, क्योंकि इसका फंक्शन भी क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहीं ना कहीं किसी न किसी से एसोसिएशन होने वाला है। तो इसको हम लाइपोकोन्ड्रियल या गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं, है ना। और ये लिपिड से क्या होती है, रिच होती है लिपिड से। ये प्लांट में क्या कहलाती है, डिक्टियोसोम या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, है ना। प्लांट में इसका नाम होता है डिक्टियोसोम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये डिस्कवर की गई थी कैम्लियो गोल्जी के द्वारा, है ना। गोल्जी बॉडी किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, कैम्लियो गोल्जी के द्वारा। और ये जो है कैम्लियो गोल्जी से डिस्कवर की गई थी, इसको हम प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल और मिडल मैन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों, देखिए, कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा तो सबसे पहले बीच में लाइसोसोम्स में जाने से, लाइसोसोम्स में जाके डेड होगा तो वो उसमें क्या होगा, पैक हो जाएगा। तो लाइसोसोम्स या किसी अन्य के पास जाने से पहले उसे बीच में ट्रैफिक मैन कौन मिल रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल और मिडल मैन ऑफ सेल। All मैक्रोमोलिक्यूल सेंड आउटसाइड मूव थ्रू गोल्जी बॉडी, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं जिनको बाहर फेंकना है वो गोल्जी बॉडी से जाते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो लाइसोसोम्स होता है वो ऑल मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। लाइसोसोम्स जो होता है ऑल मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। फिर अगर हम बात करें
स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी तो देख लीजिए, इसके अंदर भी सिस और ये जो आपका फेस है, सिस और ट्रांस फेज होता है। सिस फेज जो अंदर की तरफ होता है ये है ना, सिस फेज होता है ये, और एक होता है कौन के बाहर की तरफ, वो ट्रांस फेज होता है। ठीक है, इसके अंदर भी फॉर्मिंग सिस फेज, और इंटरनल स्ट्रक्चर इसका दिखा रहा है सिस्टर्नी है, उससे बड़ा बनता है जब वेजाइकल तो इसको वैक्यूल बोल देते हैं, है ना। तो ये इसका एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी क्या होता है, सिस्टर्नी होता है, वेजाइकल होता है और ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, सिस्टर्नी जो का है वो, इसके अंदर ना डिफ्रेंसिएशन बहुत कम होता है। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेजाइकल साइटोप्लाज्म में वेल डिफ्रेंशिएटेड, वेल डिस्क्रेटर्ड होते थे। तो इसका एंडोप्लाज्मिक जो सिस्टर्नी है गोल्जी का, वो एलोंगेटेड होता है, अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल होता है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शनल यूनिट है ये किसकी, गोल्जी एपेटस है। गोल्जी एपेटस की क्रियात्मक इकाई जो है वो सिस्टर्नी है। फिर इसका कॉन्वेक्स जो फेस होता है वो टुवर्ड होता है न्यूक्लियस के। मतलब देखिए ये है गोल्जी बॉडी, इधर से शुरुआत होगी, ठीक है, ऐसा ऐसा करके ये बन रहा है। तो ये जो फेज है वो सिस फेस कहलाता है। कौन सा फेज, सिस फेज, या इसी को फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। ये कहाँ रहता है, नाभिक की तरफ। और जो बाहर जो फेस रहता है उसे कॉनकेव, है ना, बाहर की तरफ रहेगा, और वो टुवर्ड मेम्ब्रेन की तरफ, उसको ट्रांसफर या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। मतलब कि गोल्जी बॉडी को क्या करना है, प्रोसेस करना है, पैकेज करना है। तो मटेरियल यहाँ से एंटर होगा, है ना, यहाँ से एंटर होने के बाद जाते जाते कहाँ जाएगा, लास्ट फेज पर। तो जैसे ही लास्ट फेज के पास जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। फिर अगर हम वेजाइकल की बात करें तो वो ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर होते हैं। वो कॉन्वेक्स कहाँ पे होते हैं, कॉन्वेक्स फेस के पास पाए जाते हैं। कॉन्वेक्स मतलब अंदर की तरफ वाले पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये स्रावित मटेरियल से भरे हुए होते हैं। ट्यूब्यूल की बात करोगे तो ये ब्रांच्ड होता है और इर्रेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिस्टर्नी से, किससे, सिस्टर्नी से अटैच्ड होते हैं। तो ये सिस्टर्नी, वेजाइकल और ट्यूब्यूल, ये तीन भी गोल्जी बॉडी एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सिस्टर्नी, वेजाइकल और ट्यूब्यूल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं और गोल्जी बॉडी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करें फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो सबसे पहला सेल सीक्रेशन में चीफ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सीक्रेशन और एक्सपोर्ट, मतलब स्त्रावण और एक्सपोर्ट मैक्रोमोलिक्यूल का ये मुख्य कार्य है गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी के पास जो भी मटेरियल आएगा वो कहाँ से आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और किसके थ्रू, सिस फॉर्म जो कॉन्वेक्स फॉर्म होता है उसके थ्रू आता है। मटेरियल्स आर केमिकली मॉडिफाइड बाय गोल्जी बॉडी। फिर क्या होगा, सिस फॉर्म से अपना ये जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इससे गोल्जी बॉडी ने क्या किया, मटेरियल लिया। अब ये मटेरियल को क्या करेगा, मॉडिफाइड करेगा, है ना, मॉडिफाइड कर देगा इस मटेरियल को। फिर इसकी वेजाइकल जो है वो पिंच्ड ऑफ फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी बॉडी एंड डिस्चार्ज आउटसाइड द सेल। वेजाइकल मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर में मटेरियल आ गया, वो गोल्जी बॉडी से पिंच्ड आउट होंगे, मतलब छूट जाएंगे, और सेल के बाहर उसको क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, है ना। तो इसमें क्या, मैक्रोमोलिक्यूल का गोल्जी बॉडी सिक्रेशन और क्या करती है, स्त्रावण करती है, मतलब सीक्रेट करती है। फिर क्या है, इसका एक और कारण है फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। सेल वॉल के मटेरियल बनाने में मदद करता है, लाइक पॉलीसेक्राइड्स और कार्बोहाइड्रेट के। सेल प्लेट बनाने के लिए मदद करता है ड्यूरिंग द, जब प्लांट सेल का फॉर्मेशन होता है तो सेल प्लेट बनाने में। और एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मेल में एक्रोसोम बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। गोल्जी एपेटस जो है उसका प्रिंसिपल फंक्शन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्य कार्य तो है पैकेजिंग। क्या का कार्य है, पैकेजिंग। मतलब जो भी मटेरियल आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा उसको सुंदर, जैसे हम गिफ्ट लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, बढ़िया कलर वाली पॉलीथीन, बढ़िया पेपर से उसको पैक करवाते हैं। तो ये पैक करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है ना। और ये डिलीवर आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेट आउटसाइड द सेल, है ना। या तो इंटरसेलुलर, सेल के अंदर ही किसी टारगेट की जगह पे इस मटेरियल को डिलीवर करना है ना, तो उसको दे देंगे, या किसी बाहर, यानी कि या तो घर वाली को गिफ्ट देना है या बाहर वाली को गिफ्ट। तो दोनों गिफ्ट कौन दे सकता है, हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इंपॉर्टेंट साइट है किसके, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। वही पहले बता दिया, प्रोटीन प्लस शुगर होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस शुगर होगा तो ग्लाइकोलिपिड्स होगा। तो ये इन दोनों को क्या करता है, मुख्य साइट है इन दोनों के बनने की, कौन, गोल्जी बॉडी।